So hello everyone and welcome to the new lecture of FRB that is revision batch। और ये मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग का रहने वाला है FRB में पॉलिटिकल लास्ट लेक्चर, जिसमें कि हम लोग कर रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी कि संवैधानिक निकाय। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती क्या है, तो देखिए पॉलिटी में मेनली 3 तरह के बॉडीज़ होती हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरी होती है हमारी स्टैट्यूटरी एंड तीसरी होती हैं एग्जीक्यूटिव या फिर नॉन स्टैट्यूटरी या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इनको बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जिनका कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन्ड होता है, कोई ना कोई अनुच्छेद होता है संविधान में, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। जैसे कि फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। क्यों? क्योंकि इनका कोई रेस्पेक्टिव आर्टिकल मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में मेंशन नहीं है, तो इनको फिर लॉ से क्रिएट किया गया है। लॉ मतलब कोई बिल लाया गया होगा पार्लियामेंट में एंड देन वो एक्ट बना होगा, तो उससे इनको एक किसी एक्ट से क्रिएट किया गया। तो ये एक तरह से लॉ के थ्रू क्रिएट की गई हुई बॉडीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो NHRC है ये एक एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई है, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स ऑफ 1993। ऐसे नेशनल कमीशन फॉर वेमेंस है जो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन एक्ट है 1990 का, उससे क्रिएट किया गया है। तो कोई एक्ट से क्रिएट किए गए। एग्जीक्यूटिव वो हैं जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ना तो उनको किसी एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया। तो फिर कैसे क्रिएट किया गया? उनको एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग। अब ये जो नीति आयोग है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई आर्टिकल मिलेगा, ना तो कोई एक्ट मिलेगा कि इस एक्ट से क्रिएट किया गया। अब आपको पता है कि हमने 5 ईयर प्लान्स पढ़े थे, पंचवर्षीय योजना पढ़ी थी, कब? इकोनॉमिक्स में। तो उस 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट कौन करता था? प्लानिंग कमीशन नाम की एक बॉडी हुआ करती थी, योजना आयोग, जो इसको इम्प्लीमेंट किया करती थी। लेकिन जब हमारी मोदी सरकार आई तो उसने क्या किया? इसको ख़त्म कर दिया और उसकी जगह नीति आयोग ले आए। मोदी सरकार लाया, पार्लियामेंट नहीं लाया, संसद नहीं लाई, एग्जीक्यूटिव ले आई, यानी कि जो सरकार है गवर्नमेंट वो लेके आई। ऐसे प्लानिंग कमीशन भी जो था ये भी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल ना तो स्टैट्यूटरी था, ये एग्जीक्यूटिव। इसीलिए इसको रिपील करना गवर्नमेंट के लिए इतना आसान था कि तुरंत हटा दिया। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो चीज़ मेंशन होती तो फिर बहुत मुश्किल। अब जैसे कि गवर्नमेंट चाहे कि हम इलेक्शन कमीशन नाम की एक बॉडी ही हटा दें, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की नीड पड़ेगी। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अभी आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बहुत सारी, इतनी सारी है, ठीक है। सबके बारे में नहीं पढ़ने वाले हम। AG के बारे में पढ़ेंगे, CAG के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड UPSC एंड स्टेट PSC एंड इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में, यानी कि महान्यायवादी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो डेफिनेटली कोई ना कोई आर्टिकल तो होगा ही। तो आर्टिकल नंबर 76 है जिसमें इसके बारे में मेंशन्ड है, ही इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। सबसे बड़ा या फिर सर्वोच्च विधि अधिकारी इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का वकील होता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका ये लॉयर है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, यानी कि इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं मेंशन्ड है, ठीक है। नो फिक्स्ड टेन्योर कि भाई 5 साल का, 6 साल का, ऐसा कोई टेन्योर नहीं है। इट सर्व्स टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे कि हमने देखा था किसके केस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस में भी हमने यही देखा था कि दे सर्व अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है, क्या होती है? या तो 5 साल एडवोकेट, या तो 5 साल जज रहे हो हाई कोर्ट में, या 10 साल तक एडवोकेट रहे हो किसी हाई कोर्ट में, तो या फिर प्रेसिडेंट की नज़रों में आप डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हो। तो वही सेम क्वालिफिकेशन इसको भी चाहिए। सैलरी और जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है, राष्ट्रपति, यानी कि मेनली सारी चीज़ें अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट के ही हाथ में होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द अटॉर्नी जनरल। ड्यूटीज़ की अगर बात करें, टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द लीगल मैटर्स, तो लीगल मैटर्स में गवर्नमेंट को एडवाइस करना, जैसे अभी मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से लॉयर है ये। ही हैज़ टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट, टू अपीयर इन द हाई कोर्ट इन द केसेस कंसर्निंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में
सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो यही करेगा अटॉर्नी जनरल। राइट्स की अगर बात करें, हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि राइट टू ऑडियंस का मतलब है कहीं भी किसी भी कोर्ट में जा सकता है। टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो हमने देखा था राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स जब हमने देखे थे, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि जैसे कि कोई भी मिनिस्टर है किसी हाउस का, वो किसी दूसरे हाउस में जाके बोल सकता है, लेकिन वो वहाँ पे वहाँ की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, वोट अपने हाउस में कर सकता है। तभी वहाँ पे देखा था अटॉर्नी जनरल के बारे में कि वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी वो हाउस का मेम्बर नहीं है। ठीक है। ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर ग्रांटेड टू द एजी, यानी कि जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं वो अटॉर्नी जनरल को भी मिलती है। पहले अटॉर्नी जनरल हमारे देश के थे MC सेतलवाद, जो कि हमारा पहला लॉ कमीशन बना था देश का, जो हमारे देश का पहला लॉ कमीशन बना था। इसके चेयरमैन कौन थे? ये तो मैकोले था, लेकिन ये आज़ादी के पहले की बात है, तब मैकोले था। ठीक है, जो पहला लॉ कमीशन बना था। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, ही वॉज MC सेतलवाद। करंट अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमणी। ठीक है, R वेंकट रमणी क्या है? करंट अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि कौन क्या है और क्या चीज़ें होती हैं अटॉर्नी जनरल के रिस्पेक्ट में। अभी आते हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे, AG के बाद CAG। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए दिए जाते हैं इनको सॉलिसिटर जनरल्स। एंड ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है। रिसेंटली अभी SSC J एग्ज़ाम में इसने पूछा कि रिसेंटली भी सॉलिसिटर जनरल नए कौन अपॉइंट हुए हैं, तो पिछले साल 2023 में जून के महीने में तुषार मेहता ये नए सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट हुए थे। ठीक है। एंड एक चीज़ और, जैसे कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होता है अटॉर्नी जनरल, यानी कि केंद्र सरकार का वकील होता है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ऐसे राज्य सरकार का वकील होता है, यानी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट एडवोकेट जनरल। ठीक है, स्टेट के केस में कौन होता है? एडवोकेट जनरल होते हैं। ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? ये आर्टिकल नंबर 165, 165। ठीक है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, ट्रिक वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्टिकल होता है, यानी कि पार्ट 5 का आर्टिकल है, उसमें आप 89 ऐड करो तो सिमिलरली आपको सेम तरह का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका आर्टिकल मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल है आर्टिकल नंबर 76 में, तो फिर 89 इसमें ऐड करेंगे तो 165 आ जाएगा एडवोकेट जनरल के बारे में। तो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मनी बिल है 110 में, तो 89 ऐड करिए तो ये मनी बिल ऑफ स्टेट के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो बहुत आसान होता है, आपको बस पार्लियामेंट पार्ट 5 के आर्टिकल्स याद होने चाहिए, पार्ट 6 के अपने आप याद हो जाएंगे। कैग की बात करें, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो इनकी अगर बात करें तो सिंगल मेंबर्ड बॉडी है। जैसे कि इसमें अभी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेंगे, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया देखेंगे, तो ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी, यानी एक से ज़्यादा इसमें सदस्य हैं। UPSC मल्टी मेंबर्ड बॉडी है, बट ये एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी, यानी कि एक ही बंदा होता है। अब ऐसा नहीं कि एक ही बंदा पूरा इतना बड़ा ऑफिस है और अकेले कैग ही सब कुछ चला सब कुछ करा। ऑब्वियस सी बात है, उसके मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें, बहुत सारे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कैग को असिस्ट करने के लिए भी कोई होते हैं ना, कि डिप्टी कैग होते हैं, इस तरह से नहीं होते। जैसे कि हम इलेक्शन कमीशन में देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, चेयरमैन होता है UPSC में एंड अदर मेंबर्स होते हैं UPSC में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस कैग है, सिंगल मेंबर बॉडी, इसीलिए इसको बोलते हैं। आर्टिकल 148 से लेकर अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में दिया हुआ है। कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा? पार्ट 5 में ही आएगा। अटॉर्नी जनरल भी पार्ट 5 में ही आता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ये आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। दैट मीन्स कि ये चैप्टर नंबर 1, पार्ट 5 चैप्टर 1 में आएगा। ठीक है, एंड कैग और ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ चैप्टर वगैरह क्या होता है। और ये किसकी बात करेंगे? ये लास्ट चैप्टर नंबर 5 ऑफ पार्ट नंबर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, तो कैग इज कंसिडर एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स क्या है? तो पब्लिक पर्स है सर जो आपका भारत के संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 266, जहाँ पे सब टैक्स वैक्स का पैसा आता जाता है, तो वो एक पब्लिक पर्स है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा मतलब पब्लिक का पैसा, तो उसको गार्जियन, उसकी रक्षा करता है ये। एक चीज़ ध्यान रखना, ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो हमारी डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, ये टॉपिक मैंने आपको नहीं करवाया है,
जो डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं तो उसमें स्टैंडिंग कमेटी एक होती है, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको लोक लेखा समिति बोलते हैं, जो कि ये सब जो पब्लिक अकाउंट यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो डिफरेंट तरह के फंड्स हैं उनको ये स्क्रूटनाइज करता है, तो उसको उस पर्टिकुलर काम में असिस्ट करने का काम कैग करता है, इसलिए इसको गाइड एंड फिलोसोफर बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये नहीं होगा तो मैं अलग से इसका भी लेक्चर ले लूँगा जहाँ पे मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, यानी कि जो ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है उसका ये हेड होगा, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, जैसे कि अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा था, इसकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। अब ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की हम अपॉइंटमेंट देखते हैं तो वो प्रेसिडेंट ही करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट ही कर रहा था। बट अटॉर्नी जनरल का कोई फिक्स टेन्योर नहीं था, इनका फिक्स टेन्योर होता है, दैट इज 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्ली, यानी 6 साल का अगर कार्यकाल पूरा हो गया तो रिटायर होना पड़ेगा, और अगर उससे पहले 65 साल की उम्र हो गई तो रिटायर होना पड़ेगा। रिमूवल सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल कैसे हो रहा था? जजेस इंक्वायरी ऑफ एक्ट ऑफ 1968 में पूरा प्रोसीजर मेंशन था कि लोकसभा में अगर रेजोल्यूशन स्टार्ट हो रहा तो 100 मेंबर्स का पहले अप्रूवल चाहिए, राज्यसभा में अगर स्टार्ट हो रहा तो 50 मेंबर का अप्रूवल चाहिए, और वंस अप्रूव्ड इसको आपको स्पेशल मेजोरिटी से, वैसे इतना भी डायरेक्ट नहीं होता है, देन ये जाता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी, उसके पास ये रेजोल्यूशन जाता है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार बात तो सही है, तो वो एक 3 मेंबर्ड कमेटी बनाता है, 3 सदस्यीय एक समिति बनाता है। उस समिति ने बोला हाँ यू कैन प्रोसीड, तब जो है इसके खिलाफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी, जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी दैट इज़ 2/3 मेंबर्स, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप यहाँ से पास कराना होगा, और यहाँ से भी आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना होगा, एंड देन प्रेसिडेंट ठप्पा लगा के उसको हटा देगा। हटाता प्रेसिडेंट है, लेकिन पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बाद, जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा उसके बाद। तो सुप्रीम कोर्ट का जैसे जज हटाया जाता है वैसे ही कैग हटाया जाता है। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी एक बार जो कैग बन गया देश का वो दोबारा कैग नहीं बन सकता है। कमेंट में बताइए, क्या एक बार जो इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है क्या वो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है? सैलरी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो सैलरी को, और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन रहा है हमारे देश के, तो कौन डिटरमाइन करता है सैलरी? तो सैलरी का पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। आर्टिकल 149 पे आते हैं, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग, यानी कि यहाँ पे आप 149 में बस आप ड्यूटीज़ याद रखिएगा, ख़त्म बात, ठीक है। आर्टिकल नंबर 149 में ड्यूटीज़ बस आपको याद रखना है। ड्यूटी से कुछ याद आ रहा है आपको? आर्टिकल नंबर 78 किसकी ड्यूटीज़ मेंशन है इसमें? Audits the accounts related to all expenditure from the consolidated fund of India and contingency fund of India, ascertains the certifies the net proceeds of tax and duty. What is this net proceeds होगा, ये process नहीं, net proceeds of any, net proceeds of tax का मतलब होता है जो भी टैक्स का कलेक्शन हुआ, ठीक है, उसको टैक्स को कलेक्ट करने में कुछ पैसा लगा होगा उसको हटा दीजिए, दैट इज नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स। ये कंपाइल्स एंड मेंटेन्स दी अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट ये कंपाइल नहीं करता, पहले करता था लेकिन 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से हटा दिया गया। उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का बस ये ध्यान रखना कंपाइल करता है, बस इतना ध्यान रखना यार तुम। 149 ड्यूटीज़ बस खत्म। 150 accounts of union and state shall be kept in the such form as the president may on the advice of CAG may prescribe। तो जैसे मतलब उस हिसाब से अकाउंट मेंटेन करना होगा यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का जैसे प्रेसिडेंट प्रेस्क्राइब करेगा। 151 ये कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देता है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो प्रेसिडेंट को देगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो किसको देगा? गवर्नर को देगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कोई भी, और ये कहाँ पे टेबल करेंगे इसको? प्रेसिडेंट टेबल करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, जो भी इनको रिपोर्ट मिली है कैग से, टेबल का करने का मतलब रखेंगे पार्लियामेंट के सामने, और गवर्नर रखेगा अपने स्टेट लेजिस्लेचर में। कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस जो कैग यहाँ पे देंगे प्रेसिडेंट को, दैट शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, की चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत का चुनाव आयोग, काफ़ी न्यूज़ में बिकॉज अभी हमारे 18 जनरल इलेक्शंस हुए, इसलिए 18 लोकसभा के लिए जो जनरल इलेक्शंस हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में दिया हुआ है। AG CAG तो हमारे किस में है? पार्ट नंबर 5 में। एंड एक चीज़ कि हमारे पहले CAG कौन थे और करंट CAG कौन है? तो पहले थे हमारे V नरहरि राव, ठीक है। एंड करंट में हिंट देता हूँ, मैं बताऊँगा नहीं, हिंट देता हूँ मैं आपको। इनको रिसेंटली अभी WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा डेटा है उसको ऑडिट करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। बताइए उनका नाम क्या है? ठीक है, ये उसी स्टेट से आते हैं जहाँ से हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अब बताइए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आते हैं, भारत का चुनाव आयोग पे आते हैं। तो चुनाव आयोग जो है ये आपके पार्ट नंबर 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, ध्यान रखना, भाग 15 में। 15 मतलब
इस तरह से लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में। आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में दिया हुआ इलेक्शन कमीशन इज़ अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। परमानेंट बॉडी और इंडिपेंडेंट बॉडी, अब इंडिपेंडेंस तो कहीं ना कहीं इसकी अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। ये मैंने आपको अभी एसएससी जेईई का जो करंट अफेयर्स का लेक्चर लिया था उसमें बताया था किस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट था 1991 का, उसमें अभी अमेंडमेंट्स प्रपोज किया, अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको एक सिलेक्शन कमिटी अपॉइंट करेगी और उस सिलेक्शन कमेटी में होंगे प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। और इनकी सैलरी जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की इक्विवेलेंट होती थी, अभी वो कैबिनेट मिनिस्टर की इक्विवेलेंट हो गई है, यानी कि उसको पार्लियामेंट चेंज कर सकता है इनकी सैलरी को। तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंस तो अब उतनी नहीं रही। इट इज़ कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये है कि ये चुनाव करवाता है ना सिर्फ सेंटर के बल्कि भी स्टेट्स के भी। कैसे? ये लोकसभा के चुनाव करवाता है, ये राज्यसभा के चुनाव करवाता है, ये विधानसभा के चुनाव करवाता है, ये विधान परिषद के चुनाव करवाता है, देश के राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, ये देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। तो इन सब के चुनाव करवाता है। वहीं जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, वो पंचायत और नगर पालिका को बुलाओ भाई गड्ढा भरवाओ भाई कोई जल्दी से। तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी जो हैं इनके चुनाव करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो राज्य का चुनाव आयोग है वो, ठीक है, किसके? लोकल बॉडीज़ के। ऑलराइट, द इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इसे मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो पहली बात तो जब हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, इट वॉज अ सिंगल मेंबर्ड बॉडी, ठीक है। जब ये बना था इट वॉज एक क्वेश्चन दिमाग में एकदम रैंडम हिट किया, सुप्रीम कोर्ट जो देश का है उसकी पहली सिटिंग कब हुई थी? हिंट देता हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था उसी के 2 दिन बाद, ठीक है, बताओ। ठीक है, तो सिंगल मेंबर्ड बॉडी था ये जब बना था, सिंगल मेंबर्ड बॉडी था ये। देन आपको पता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिससे क्या किया जाता है, वोटिंग एज को घटा दिया जाता है, 21 से 18 कर दिया जाता है। ये अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, एनफोर्स लागू हुआ था 1989 में, और इसी के चलते इसको एक अगेन मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनाया गया था। सबसे पहली बार इसको मल्टी मेंबर्ड बॉडी कब बनाया गया था? 1989 में, जहाँ पे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता था, अब 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी यहाँ पे ले आए गए, ठीक है, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो यानी कि इसका कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो 1+2 का होता है। करंट में कौन है अगर हम बात करें तो करंट में ये 1 है राजीव कुमार जी। राजीव कुमार क्या है? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर कौन है? एक तो ज्ञानेश कुमार है हमारे, ज्ञानेश कुमार, और दूसरे कौन है? चलो आप बताओ। SSS, हिंट है आपके लिए, SSS बताओ, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इनकी अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्ति करता है। टर्म की अगर बात करें 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, जैसे कि कैग में था हमने देखा। पावर्स क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, एडवाइजरी भी होती हैं, क्वाजी जुडिशियल। क्वाजी जुडिशियल का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी जो जुडिशरी के पास पावर होती है, किसी को भी समन कर सकता है वो पावर थोड़ी सी है, इसलिए हम क्वाजी जुडिशियल, आधा अधूरा जुडिशियल बोल देते हैं। रिमूवल की अगर बात करें, जैसे कैग का होता है, सेम है सुप्रीम कोर्ट जज। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज प्रोवाइडेड बाय द फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एज सच बहुत ज़्यादा तो इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रही, लेकिन ठीक है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पे, यानी कि भारत का। एक चीज़, ये जो यहाँ पे आर्टिकल लिखे हैं ये आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड आर्टिकल्स ही हैं। एरो यहाँ पे गलत लग गया है, मैं इसको सही करवा दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 324 से 329 बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। 324 तो सुप्रिटेंडेंट, इस पर सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, यानी कि जो इलेक्शंस वगैरह करवाना, ये आर्टिकल नंबर 324 में है। नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि 325 अनुच्छेद ये बोलता है कि जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है उसमें किसी को इस बात को कह के एक्सक्लूड नहीं किया सकता है या फिर इंक्लूड करने से मना नहीं किया सकता है कि वो इस रिलीजन से, इस रेस से, इस कास्ट से। 326 की अगर बात करें, इलेक्शन टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की ये बात करता है। 326, 327 की अगर बात करें, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर, यानी किस तरह से इलेक्शन करवाए जाएंगे उसको लेके पावर है। देखो ऐसा नहीं कि सारे रटने हैं, ठीक है, 1-2 याद कर लो, बाकी तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर लोगे ना। 329 आखिरी वाला याद कर लो और शुरू के 2 याद कर लो, खत्म। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, यानी कि जो इलेक्टोरल मैटर्स है इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, इसमें मामले में दखलंदाजी कोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तभी आपने देखा होगा
जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट अपना या फिर हाई कोर्ट अपना मुंह बंद ही रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पे। और एक चीज़ कि देश के हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, नहीं लिखा है यहाँ पे आई थिंक, ठीक है। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये थे सुकुमार सेन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी आते हैं फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग पे। आर्टिकल 280 ये भी क्वाज़ी जुडिशियल है, यानी कि समन करने की पावर होती है इसके पास भी। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति इसको भी बनाता है। कॉम्पोजिशन 1+4 का होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 1+2 का है, यानी एक आपका फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन होगा एंड अदर जो मेंबर्स होंगे वो 4 होंगे। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, कैग वॉजेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नॉट, ठीक है। यानी कि कैग जो हमारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। सेम इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। यूपीएससी के मेंबर भी उसी सेम पोस्ट पे या फिर उससे नीचे रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन वगैरह, ये रीअपॉइंट हो सकते हैं। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। पार्लियामेंट डिटरमाइन देयर क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करता है। तो चेयरमैन की इन्होंने क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने डिटरमाइन कर रखी है कि उसको पब्लिक अफेयर्स में नॉलेज होनी चाहिए। बाकी अदर 4 मेंबर्स की भी क्वालिफिकेशन बता रखी है पार्लियामेंट में, जो हमें पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड, ठीक है। तो ये मतलब अदर एक पर्टिकुलर मेंबर की क्वालिफिकेशन है जो कि आपको छोड़ देना पूरी तरह से। अभी आते हैं और ये मतलब वही क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कि फाइनेंस एंड अकाउंट में नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैटर में। ये आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लास्ट टाइम में। फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन में टू रिकमेंड द प्रेसिडेंट विच इज़ नॉट बाइंडिंग, ठीक है। रिकमेंडेशन जो प्रेसिडेंट को देता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ज़्यादातर जो रिकमेंडेशन मिलती है प्रेसिडेंट को या फिर किसी को भी अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बाइंडिंग नहीं होती है। जैसे कि प्रेसिडेंट को एडवाइस, प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते, अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो बाइंडिंग होती है, ध्यान रखना। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद जो हमारे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, वो बाइंडिंग होती है, लेकिन उसको भी प्रेसिडेंट एक बार तो लौटा ही सकता है एक टाइम, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट ने इसको बाइंडिंग कर दिया था पूरी तरह से, ये मानना ही पड़ेगा। देन मैंने आपको बताया था 44th अमेंडमेंट ने बोला कि ठीक है आप एक बार लौटा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट, किस तरह से वो जो टैक्स कलेक्ट हुआ उसका नेट प्रोसीड मैंने अभी आपको बताया, उसका मतलब क्या होता है, किस तरह से सेंटर और डिफरेंट स्टेट्स में बटेगा। हाउ द ग्रांट्स विल बी एडेड टू दी स्टेट्स बाय द सेंटर। व्हाट आर ग्रांट्स, ग्रांट्स का मतलब अनुमोदन, यानी कि जो भी फ्री फंड का पैसा गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, बिना उसको, मैंने आपको बताया था ग्रांट आपका किस उस हेड में आता है, ये आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल में आपका लोन आता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में। तो ग्रांट का मतलब होता है जो कि लौटाना नहीं होता, ना ही उसमें इंटरेस्ट रेट देना होता है। तो मैंने आपको एक तरह से खैरात दे दी, तो वो किस तरह से मिलेगी स्टेट्स को, वो डिटरमाइन करता है। एंड किस तरह से स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको किस तरह से ऑगमेंट किया जाना चाहिए, चेंज किया जाना चाहिए, सो दैट पंचायत और नगर पालिकाओं को भी ठीक ठाक फंड्स मिलते रहें। ये भी काम होता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। बात करें पहले फाइनेंस कमीशन के हेड केसी न्योगी थे। जो 15th जो अभी सबसे लेटेस्ट वाला था उसके एनके सिंह थे। और जो 16th वाला होगा, ठीक है, 16th वाला होगा 16वां वाला, इसके होंगे हमारे कौन, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया, जो 16th वाला अभी 2026 से बैठेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। अब आते हैं किस पे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पे। तो इस पर्टिकुलर कमीशन की अगर बात करें तो ये पहले कहलाता था स्पेशल ऑफिसर, ये हुआ करता था स्पेशल ऑफिसर इस तरह से। देन 65th अमेंडमेंट ने इसको ऑफिसर से हटा के कमीशन बना दिया। किसने, 65th अमेंडमेंट ने, 65वें ने इसको ऑफिसर से कमीशन बना दिया। और ये जब कमीशन था तो सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट नहीं था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब था। देन 89th अमेंडमेंट, नॉट 86th अमेंडमेंट तो हमने पढ़ा है 2002 में हुआ था, और वो किससे एसोसिएटेड है, वो हमारा एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड है, जिसने कि आर्टिकल नंबर 21A ऐड किया था, आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया था, और आर्टिकल 51A सब क्लॉज के को ऐड किया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 89th अमेंडमेंट था जिसने कि NCSC दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को बाइफर्केट किया, यानी कि अलग अलग किया। आर्टिकल 338A ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब अलग अलग किया तो ध्यान रखना, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है ये आर्टिकल नंबर 338 पे चला गया, और 338A पे आ गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और 338B में है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्रिएट किया गया। तो पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हुआ करती थी बैकवर्ड क्लास वाला कमीशन, लेकिन अभी है 102nd अमेंडमेंट के बाद। कमेंट आपको बताना है कि 104th अमेंडमेंट किससे एसोसिएटेड है। और रिसेंटली सबसे लेटेस्ट कौन सा है, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत हमारी 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व की जाएंगे पार्लियामेंट में, किसके लिए, विमेंस के लिए, ठीक है, एंड स्टेट लेजिस्लेचर में भी।
चेयरमैन प्लस वाइस चेयरमैन प्लस थ्री अदर मेंबर इसका कॉम्पोजिशन होता है एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये थोड़ा सा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है एंड आर्टिकल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अभी इससे एसोसिएटेड जेई में क्वेश्चन भी पूछा गया। अभी आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन पे, ठीक है, किस पे आ रहे हैं हम, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका यूपीएससी दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आता है। वन थिंग है शुड बी नोटेड दैट जेपीएससी दैट इज जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि एक संवैधानिक निकाय नहीं होता है ये। इसको प्रेसिडेंट या फिर सॉरी इसको एक पार्लियामेंट जो है हमारा, इसको पार्लियामेंट स्टेट की नीड्स के हिसाब से एक एक्ट के थ्रू क्रिएट करता है। अब क्योंकि एक एक्ट के थ्रू क्रिएट होता है तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी तक तो ऐसा इतना कोई क्वेश्चन डीप में नहीं पूछा है कि जेपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन हाँ पूछ सकता है, ठीक है, हमें रेडी रहना चाहिए। आर्टिकल 315, अब ध्यान रखना, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये इन दोनों की बात करता है, यूपीएससी स्टेट पीएससी। ये मत सोचना कि यूपीएससी अलग पार्ट 5 में होगा, स्टेट पीएससी पार्ट 6 में होगा। पूरा ये पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आते हैं और ये पार्ट नंबर 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, भाग नंबर 14, आर्टिकल नंबर 315 से लेके 323 के बीच में दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। उसमें यूपीएससी भी है, स्टेट पीएससी भी है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स, फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 315 में। अगर बात करें कि कैसे कौन अपॉइंटमेंट करेगा, तो अपॉइंटमेंट ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट ही करेगा। एंड टर्म ऑफ ऑफिस की अगर बात करें तो 6 साल या 65 साल की उम्र, यूपीएससी में, स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी में 6 साल या 62 साल होता है। रेजिग्नेशन यूपीएससी और आपका जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो प्रेसिडेंट को देंगे ये लोग, स्टेट पीएससी के केस में गवर्नर को देंगे। अपॉइंटमेंट भी, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि रेजिग्नेशन तो ये लोग अपना गवर्नर को देते हैं स्टेट पीएससी वाले, और अपॉइंट भी इनको गवर्नर ही करता है। इनको प्रेसिडेंट करेगा और इनको गवर्नर, जिसको जो अपॉइंट कर रहा है उसी को रेजिग्नेशन देंगे। लेकिन जब रिमूवल की बात आती है तो चाहे कोई भी हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीएससी का हो, जॉइंट पीएससी का हो, प्रेसिडेंट ही हटा सकता है अगर वो इंस्टॉलमेंट यानी कि दिवालिया हो गया, ठीक है, फिर इज एंगेज इन पेड एम्प्लॉयमेंट, घूस लेके किसी की अपॉइंटमेंट कर रहा है, पगला गया है, मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है। और हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी थी। हमने कैग में देखा, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में देखा कि इनका रिमूवल सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज था, बट इनका सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है। इनको आराम से प्रेसिडेंट हटा देगा बिना किसी लोड के साथ, ठीक है। आर्टिकल 318, तो 315 से 323 के बीच में दिया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो पावर, तो ये क्या है यहाँ पे 317 में रिमूवल वगैरह, रिमूवल एंड सस्पेंशन लिखा हुआ है। 318, पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन, यानी कि जो कंडीशन ऑफ सर्विस है उसको लेके यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर, तो ये प्रेसिडेंट को है यूपीएससी और जेपीएससी के केस में, गवर्नर को है इन द केस ऑफ स्टेट पीएससी। 319 की बात करें, प्रोहिबिशन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय द मेंबर्स टू ऑफ कमीशन और सीजिंग टू बी सच मेंबर्स। पहली बात कि जो आपके मेंबर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, किसी भी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। घर बैठो आराम से। क्यों? क्योंकि आप फिर अगर मान लो कि यूपीएससी कोई मेंबर है या यूपीएससी का चेयरमैन है, तो वो उसी, मान लो किसी को फेवर करेगा, फेवरेटिज्म करेगा, इस सेंस में कि भाई कल को हम किसी ऑफिस में जाएंगे तो ये हमें कल को फेवर करेगा, तो ये इसीलिए इनको वो है। और ये रीअपॉइंट भी सेम ऑफिस पे नहीं हो सकते। जैसे कि मान लो कोई मेंबर ऑफ यूपीएससी है तो फिर से मेंबर नहीं बन सकता है, वो चेयरमैन बन सकता है, लेकिन मेंबर या फिर इससे नीचे के पोस्ट में जा सकता है। वो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का, या फिर चेयरमैन बन सकता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, लेकिन नीचे नहीं जा सकता उससे सेम पोजीशन पे। 320 फंक्शंस की बात करता है। फंक्शन क्या, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम कंडक्ट कराना, सिविल सर्विसेज जो भी हुआ, सीडीएस का एग्जाम, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, एनडीए का, इस काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, सब कंडक्ट कराना। 321 पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस, तो पावर मतलब कौन इनके फंक्शंस को एक्सटेंड कर सकता है, पार्लियामेंट इन द केस ऑफ यूपीएससी, स्टेट लेजिस्लेचर इन द केस ऑफ स्टेट पीएससी, एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन केस में भी पार्लियामेंट ही होगा। 322 की अगर बात करें तो एक्सपेंसेस की बात करता है, खर्चे सीएफआई से निकलेंगे और सीएफएस से निकलेंगे स्टेट पीएससी केस में। 323 रिपोर्ट्स को किसको देता है पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी देता है प्रेसिडेंट को, और स्टेट पीएससी एंड जॉइंट पीएससी गवर्नर को। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है क्या, 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए, यूजुअली 2 ही स्टेट होते हैं, ठीक है, 2 स्टेट के लिए कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप कर देना, ठीक है, तो वो गवर्नर को देंगे, रिस्पेक्टिव जो स्टेट से गवर्नर है उनको। तो यहाँ पे अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो क्या आपको सारे आर्टिकल याद रखने हैं, सारे तो याद नहीं रखने, लेकिन हाँ बीच बीच में कुछ याद कर लो, सो दैट इस तरह से मैचिंग में जब क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन वहाँ पर
कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ख़त्म होती हैं। और इंटर स्टेट काउंसिल भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल नंबर 263 के तहत आता है। और इसकी अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करता है, इसके कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इसको जो आपका एक कमीशन बना था जिसको हम बोलते हैं सरकारीय कमीशन, इसके रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था, ठीक है। सरकारीय कमीशन के रिकमेंडेशन पे कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर इसमें चेयरमैन होता है, सारे स्टेट के सीएम, सारे स्टेट और जहाँ पे सीएम है जिस यूटी में, तो वहाँ के सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर, और 6 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होंगे, जिसको कि अपॉइंट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेगा। तो ये इसका कॉम्पोजिशन होता है आर्टिकल 263 एंड सरकारीय कमीशन, ये चीज़ ध्यान रखना। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल नंबर 279A के तहत आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की नहीं होगा तो हम अलग से लोकल बॉडीज़ वाला चैप्टर कर लेंगे, उसमें देख लेंगे। तो फाइनली अगर हम देखें तो मोटा मोटी आपका जो पॉलिटी है वो ख़त्म हो चुका है। आई होप ये जो माइंड मैप की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी, और ऑलमोस्ट अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ दो तो सारे माइंड मैप्स हम लोगों ने कर लिए यहाँ पे। तो आई होप ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है आपको बेनिफिट करी होगी, ठीक है। आप कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। बाकी इक्का दुक्का अगर लेक्चर का माइंड मैप का FRB होगा तो मैं आपको अभी करवा दूंगा आपके CHSL CPO एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी बहुत अच्छा लगा FRB सीरीज़ में, ठीक है, मुझे भी। चलिए भाई, थैंक यू सभी को।